हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। मैं विकास मिश्रा आपके लिए हिस्ट्री का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और देखिए, जैसा कि आप लोगों ने ये देख ही लिया है कि गवर्नर, गवर्नर जनरल व वॉयसराय, और ये जो गवर्नर हैं और वॉयसराय हैं, इनके तीन जो है पार्ट्स में वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, दूसरा पार्ट ये है, और इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि ये अगर जो गवर्नर हैं, वायसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, अगर जो ये वाले आप तीनों वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी हिस्ट्री का एक बार आपने रिव्यू कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियोज हैं। और यहाँ पर लिखा जरूर आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने एसएससी जीडी के लिए एक बार हिस्ट्री पढ़ी, तो अब वो बार बार आप पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको हिस्ट्री। आप आज एसएससी जीडी का दे रहे हैं, एनटीपीसी का दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल का दे रहे हैं, तो पीसीएस जो स्टेट लेवल पर एग्जाम होते हैं, पीसीएस एग्जाम तक के जो है क्वेश्चन आपसे इजीली हैंडल हो जाएंगे अगर जो ये वीडियो आप अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से इसके नोट्स बना रहे हैं। तो एक बार आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना ये जो पार्ट नंबर सेकेंड है। ठीक है, तो इसमें देखिए है क्या। तो पहले तो यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, और ट्रिक ये किसकी है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का गवर्नर जनरल। अब ये है क्या, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर पहले देखिए क्या है। पार्ट फर्स्ट जो है, जिन्होंने नहीं देखा है इससे पहले पार्ट फर्स्ट देख लेंगे। तो 1773 में एक कानून बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उस कानून के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको क्या कहा जाने लगा था? उसको कहा जाने लगा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या बंगाल का गवर्नर जनरल। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1833 में एक एक्ट आया, और 1833 वाले एक्ट से हम बंगाल का जो गवर्नर, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं बंगाल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर और जनरल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसी को 1833 में एक कानून बनाया ब्रिटिशर्स ने, उसके तहत इसका नाम चेंज कर दिया। अब ये बंगाल का नहीं, अब ये किसका कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि 1858 में 1858 में एक कानून बनाया जाएगा, जिसके द्वारा ये जो भारत का गवर्नर जनरल है इसी का नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा? भारत का वायसराय। ठीक है, तो इसको भी मैं लिखे दे रहा हूं, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। ठीक है, तो भारत का वायसराय हो गया ये। ठीक, और इससे पहले 1773 के पहले जो है ब्रिटिश क्या करते थे कि एक ऑफिसर अपॉइंट करते थे जो उनकी कंपनी की देखरेख करे यहां पर। उसको हम क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे बंगाल का, बंगाल का क्या बोलते थे? बंगाल का गवर्नर बोलते थे। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। तो ये चीजें आप थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखेंगे, और पिछला वीडियो को जो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, यहां तक कि आप पीसीएस वाला अगर जो कभी आप उसके क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखें तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और एक हिसाब से अगर जो ये तीन पार्ट्स में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं आप एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं तो एक हिसाब से आपने पूरी हिस्ट्री समझ लीजिए, उसका रिव्यू कर लिया है, पूरी हिस्ट्री एक हिसाब से ओवरथ्रू कर ली है आपने। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पर देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है। हम लोगों ने ये बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर, इसके बारे में पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था। और आज हमको क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है 1833 वाले एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं और उनके द्वारा काम क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं। तो यहां पर देखिए एक ट्रिक नोट की गई है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का गवर्नर जनरल, और भारत का जो गवर्नर जनरल है इसके लिए एक ट्रिक नोट की गई है। इससे देखिए आपको इजीली याद हो जाएगा, इस वजह से ये ट्रिक यहां पर दी गई है। तो एक बार इसको देखते हैं। और ये क्योंकि नाम है इस वजह से यहां पर इंग्लिश में लिखा है, उसके बाद सारी चीज देखिए हिंदी में लिखी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का गवर्नर जनरल, तो देखो बेन, मेट एंड लैंड, ठीक, ये तीन, ये समझ लो ये इंसान है।
तीन क्या हैं, ये तीन लोग हैं, एक का नाम है बेन, एक का नाम है मेट और एक का नाम क्या है, लैंड। ये तीन लड़के हैं, ये कह लीजिए कि बेन, मेट और लैंड तीन लड़के हैं। और ये तीन लड़के हैं तो सीधी सी बात है, युवा हैं, अभी युवा हैं तो ताकत तो होगी इनके अंदर। तो ये बेन, मेट एंड लैंड ये क्या करते हैं, जितनी भी ऑल हार्ड दाल, जो दाल जो है वो जितनी कठोर दाल है, ऑल हार्ड दाल, ये लोग क्या कर सकते हैं, कैन ब्रेक, तोड़ सकते हैं। ठीक, फिर से एक बार देखो, बेन, मेट एंड लैंड, तो बेन है, मेट है और लैंड नाम के तीन लड़के हैं। इनको कितनी भी कठोर दाल दे दो तो ये तोड़ देते हैं, तुरंत मिनटों में इसको तोड़ देते हैं। तो ये तीनों लोग ऑल हार्ड दाल कैन ब्रेक। ठीक है, दो तीन बार आप बोलना इसको, बेन, मेट एंड लैंड, ऑल हार्ड दाल कैन ब्रेक। ठीक है, बेन, मेट एंड लैंड, ऑल हार्ड दाल कैन ब्रेक। ठीक, अब देखो इससे तुमको याद कैसे आएगा, तो बेन है ना, बेन, तो बेन से क्या बनेगा, बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक, बेन से बनाना विलियम बेंटिक, बेन बेंटिक। ठीक है, मेट है तो मेट से क्या है, मेटकॉफ। ठीक है, उसके बाद लैंड, तो लैंड से क्या है, ऑकलैंड, ऑकलैंड। ठीक है, लैंड, ऑकलैंड। उसके बाद आल है, क्योंकि बेन, मेट एंड साइलेंट है, ये ध्यान रखना, ये एंड साइलेंट है, तो बेन, मेट एंड लैंड, आल हार्ड दाल कैन ब्रेक। तो आल, आल से आल, आल से एलन बरो, एलन बरो, एलन बरो निकल रहा है ना, आल एलन बरो। और आल हार्ड, हार्ड से क्या आएगा, हार्डिंग, हार्ड से हार्डिंग। और दाल, यहां पर वी जो है ये मिसप्रिंट है, तो दाल, दाल से डल हौजी, दाल, 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 डल हौजी। और कैन, कैन से क्या हो गया, कैनिंग। ठीक, तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या मैं हिंदी में यहां पर लिख दे रहा हूं, परेशान मत हो आप, कि भारत का, ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर और जनरल। ठीक, तो भारत के गवर्नर जनरल के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो एक ये लाइन आपको याद आनी चाहिए, बेन, मेट एंड लैंड, तीन लड़के हैं, आल हार्ड दाल कैन ब्रेक। तो बेन से क्या हो जाएगा, बेंटिक, बेन, उसके बाद आता था मेट, मेटकॉफ, बेन, मेट एंड लैंड, तो लैंड से क्या आ जाएगा, ऑकलैंड। आल, एलनबरो, आल हार्ड, हार्डिंग। डल, डलहौजी, कैन, कैनिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वाले यहां पर मैंने आपको सिखा दिए कि कैसे आप याद करेंगे भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है, दो तीन चार बार आप ये लाइन बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। और अगर जो कोई ऐसा गवर्नर जनरल है जो सिर्फ कार्यवाहक बना है, सिर्फ 5-6 महीने के लिए बना है, तो उसका नाम बस यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है और वो लोग इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप, हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए गए हैं। आइए एक बार देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट देखिए काम क्या है। तो ये हो गया बेन, मेट, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, ये हमने नोट किया था और ये आ गया। तो देखिए पहला जो है कौन था, गवर्नर जनरल किसका, इंडिया का, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक कौन था, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्यों, क्योंकि 1833 में कानून बना था, जिस कानून के द्वारा पहले क्या किया जाता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो विलियम बेंटिक 1828 में ये नियुक्त किए गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल, और फिर 1833 का जब एक्ट आया तो यही क्या बन गए, विलियम बेंटिक ही क्या बन गए, भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल ये हैं विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक देखिए यहाँ पर फोटो भी लगा है, आप लोग देख लेना। तो विलियम बेंटिक ने इंडिया में, भारत में कुछ काम किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया। और चार आपके पास ऑप्शन होंगे, विलियम बेंटिक, डलहौजी, या दूसरे दूसरे जो ऑप्शन होंगे। पीसीएस का एग्जाम अगर जो आप दें तो उसमें तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सती प्रथा का अंत देखिए किसने किया, विलियम बेंटिक ने किया। और सती प्रथा का अंत इन्होंने 1829 ईस्वी में किया, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया। राजा राम मोहन राय देखिए, ब्रह्म समाज, जब हम लोग हिस्ट्री की आगे क्लास करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। और राजा राम मोहन राय एक पत्रिका निकालते थे, संवाद कौमुदी। कौन सी पत्रिका निकालते थे, संवाद कौमुदी। ये भी आप चाहो तो नोट कर लो कि ये लोग, राजा राम मोहन राय कौन सी पत्रिका निकालते थे, ये पत्रिका निकालते थे संवाद कौमुदी। ठीक है, तो संवाद कौमुदी ये पत्रिका निकालते थे।
और राजा राममोहन राय जो है ये हमारे अग्रदूत हैं, और बहुत ही इनके विचार बहुत ही आधुनिक विचारों के जो है ये रखने वाले यहाँ पर राजा राममोहन राय, और हमारे यहाँ पर पत्रकारिता का अग्रदूत इनको कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ राजा राममोहन राय में थी, बहुत सारी भाषाएं बोल लेते थे राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय जो है इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, और सती प्रथा क्योंकि ऐसी एक प्रथा थी कि यहाँ पर क्या होता था कि जब किसी की पति की मृत्यु हो जाती थी तो जबरन उसकी पत्नी को भी उसकी चिता के साथ में, पति की चिता के साथ में जला दिया जाता था, जो कि एक मतलब ऐसा कृत्य है जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो सती प्रथा जो है, अब राजा राममोहन राय इसका विरोध करते थे, तो विरोध करते थे तो ढिंडोरा थोड़ी ना पीटते थे, सबसे कहने थोड़ी ना जाते थे इनसे डायरेक्ट विलियम बेंटिक से कि भाई इसको बंद करो, इसको बंद करो। वो किसी माध्यम से कहते होंगे। तो राजा राममोहन राय किस माध्यम से सती प्रथा का विरोध जताते थे? तो यहाँ पर एक पत्रिका है संवाद कौमुदी, इसमें जो है इस पत्रिका में वो सती प्रथा का विरोध करते थे, इसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध करते थे। तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने क्या किया, कानून बनाया, और उस कानून के तहत सती प्रथा को बंद कर दिया गया। तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ विलियम बेंटिक के टाइम पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ठगी प्रथा जो है वो भी बहुत चलती थी। आपने एक मूवी भी देखी होगी, ठग साफ हिंदुस्तान। तो सोचो वो ठग साफ हिंदुस्तान इसी पे तो बनी है। तो ठगी प्रथा या ठग भी इंडिया में रहते थे, और ये जो ठग होते थे ये जो देवी काली हैं, काली जो माँ हैं या काली देवी जो हैं, काली देवी जी, उनकी पूजा करते थे। और ये जो ठग है, ठगी प्रथा का अंत करने के लिए विलियम बेंटिक ने क्या किया, कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विलियम बेंटिक के टाइम पर ठगी प्रथा का अंत किया गया, लेकिन ठगी प्रथा को अंत करने के लिए, ठगी प्रथा का अंत करने के लिए विलियम बेंटिक ने किसे नियुक्त किया, कर्नल स्लीमैन। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विलियम बेंटिक ने क्या किया, शिशुवध पर भी रोक लगाई। भाई यहाँ पर होता क्या था कि शिशुओं को और कन्याओं को मतलब शिशु, और शिशुओं में भी किसको मारते थे लोग, आज भी ये जो है कृत्य बंद नहीं हुआ है, गवर्नमेंट इस पे इतने रोक लगा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि कन्याओं को जो है जन्म लेते ही मार दिया जाता था। तो शिशुवध पर रोक लगाई किसने, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने शिशुवध पर भी रोक लगाई, और इसने क्या किया, विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। मतलब विलियम बेंटिक के टाइम पर एक डिबेट चली कि भाई इंडिया में जो शिक्षा का प्रसार हो, एजुकेशन जो फैलाई जाए, उस एजुकेशन में माध्यम का हो, लैंग्वेज कौन सी यूज की जाए। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई हिंदी जो है वो माध्यम हो, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अंग्रेजी माध्यम हो। और यहाँ पर देखिए जो मैकॉले है, ये जो नीचे ये जो नाम लिखा है मैकॉले, तो ये जो मैकॉले नाम का जो व्यक्ति है ये समर्थक था कि अंग्रेजी जो है माध्यम बनाया जाए भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार का। क्यों? क्योंकि मैकॉले का जो मत था वो क्या था कि यहाँ पर ऐसे भारतीय का निर्माण करना है जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, रक्त और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन विचारों से अंग्रेज हो। सोचो, इसकी सोच देखिए मैकाले की। मैकाले कहता था कि अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर प्रसार कीजिए, अंग्रेजी शिक्षा का जब प्रचार प्रसार होगा तो अंग्रेजी चीज़ें या जो यूरोप की चीज़ें हैं वो यहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ से जब कोई माल आएगा तो वही माल, वही चीज़ें, लग्जरी वाली चीज़ें या कोई भी जो चीज़ है, सीधी सी बात है, जब वो लैंग्वेज आप इनको सिखाओगे, वही विचार उनको दोगे, तो वही चीज़ तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये मैकाले कहता था कि हमको यहाँ पर क्या करना है, रक्त और रंग में तो भारतीय हैं लेकिन विचारों से अंग्रेज पैदा करने हैं। क्यों? क्योंकि जब विचार जो है उनके अंग्रेजी होंगे तब अंग्रेजी चीज़ों को ये एक्सेप्ट करेंगे। अंग्रेज लोग यूरोप से जो इंडिया में माल लाएंगे तो वो उस माल की खपत यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, मैकाले जो है, मैकाले भी एक समर्थक था कि यहाँ पर भाई अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाए, और मैकाले के पुरजोर समर्थन के बाद में अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पर माध्यम बनाया गया। किसके टाइम पर? विलियम बेंटिक के टाइम पर, कि भाई अब जो यहाँ पर शिक्षा होगी वो किस भाषा में दी जाएगी, अंग्रेजी में दी जाएगी। उसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पर पहला विधि आयोग का गठन। विधि आयोग का मतलब क्या होता है? विधि आयोग का मतलब होता है कानून, कि भाई इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो कैसे चलाया जाए। जो यहाँ पर कानून है क्या उनमें कोई दिक्कत है, क्या उसमें कुछ सुधार किया जाना है, तो इसके लिए विधि आयोग बनाए जाते हैं। आज भी विधि आयोग बनाए जाते हैं, लॉ कमीशन बनाए जाते हैं कि भाई जितने भी कानून बनाए गए, समय चेंज होता है, ठीक है, तो ज़रूरतें चेंज होती हैं, तो कानूनों को भी तो चेंज होना चाहिए।
तो इस वजह से लॉ कमीशन अभी भी बनाए जाते हैं, लेकिन पहला लॉ कमीशन, पहला विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मैकॉले की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 1834 में हुआ था। और मैकाले जो है एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि मैकाले का ही प्रभाव आपको आईपीसी पर दिखेगा। आईपीसी का मतलब इंडियन पिनल कोड या इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ये जो भारतीय दंड संहिता है, इसका नाम बदलकर अभी हमने क्या कर दिया है, हमारे यहाँ पर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अभी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ये जो आईपीसी है, इसमें क्या लिखा है? तो जितनी भी इंडिया में सजाएं हैं, सजाएं का मतलब क्या कि भाई रेप के लिए कितनी सजा है, चोरी के लिए, डकैती के लिए, जेब काटने के लिए जितनी सजाएं हैं, जितने दंड हैं, वो किस किताब में लिखे हैं? आईपीसी के किताब में लिखे हैं। और आईपीसी का ही नाम अब चेंज होके हो गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट वर्क किसने किया? मैकॉले ने किया था। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद देखिए मैटकॉफ। अच्छा, मैटकॉफ से पहले एक बार देखो, इसको ऐसे याद कर लो। अगर जो विलियम बेंटिक की चीज़ें ना याद हो रही हो तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक बार ट्राई करते हैं हम लोग कैसे याद करेंगे। तो देखो विलियम बेंटिक, बेंटिक से बना लो आप बेटी। बेंटिक से क्या बनाओगे? बेंटिक से बना लो बेटी। ठीक है, तो भाई बेटी है, अगर जो किसी की बेटी है तो वो यही तो चाहेगा कि उसकी बेटी सती ना हो। सती ना हो तो सती प्रथा का अंत किया। बेटी जो ठगी भी ना जाए तो ठगी प्रथा का अंत किया। और सीधी सी बात है, बेटी जो है किस माध्यम में पढ़े? अंग्रेजी भाषा में पढ़े, तो अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। बेटी है तो सती ना हो तो सती प्रथा का अंत, बेटी है तो ठगी ना जाए, ठगी प्रथा का अंत, और बेटी है तो शिक्षा किस माध्यम में दोगे? अंग्रेजी में दोगे, तो अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। और पहला विधि आयोग का गठन किया, ये अलग से याद रखेंगे। और शिशु वध पर भी क्या लगाई? रोक लगाई। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मैटकॉफ। तो देखिए मैटकॉफ जो है 1835 से 36 तक रहे, और इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। क्यों इनको मुक्तिदाता कहते हैं? क्योंकि 1823 में एक कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1823 में बनाया गया था, है ना। और उस 1823 वाले कानून के तहत क्या किया गया, अपने यहाँ पर जो समाचार पत्र हैं उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए। जो समाचार पत्र हमारे यहाँ पर थे उस पर बहुत सारे प्रतिबंध, ठीक है, तो बहुत सारे प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शंस आरोपित किए गए थे। किसके द्वारा? 1823 में एक नियम बनाया गया उसके द्वारा। और इस 1823 के नियम के तहत समाचार पत्रों के लिए जो प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उसको खत्म किसने किया है? मैटकॉफ ने खत्म किया है। मतलब समाचार पत्रों को इसने आज़ादी दे दी, और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैटकॉफ के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ऑकलैंड है। ऑकलैंड 1836 से 42 तक रहे, और यहाँ पर लिखा है सड़के आजम को जीटी रोड नाम दिया। तो यहाँ पर देखो मैटकॉफ रहे ये अपने, ठीक है, और ऑकलैंड कहाँ है? ऑकलैंड ये रहे। और एलनबरो, तो एलनबरो कहाँ पर है? ये है एलनबरो। ठीक है, तो ये ऑकलैंड का एक बार देख लेते हैं। सड़के आजम को जीटी रोड इन्होंने नाम दिया, तो ये क्या है? तो इसके लिए देखिए ये मैंने लिखा है आपके लिए, जीटी रोड। जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। और ग्रांड जो ट्रंक रोड है ये है क्या? तो ग्रांड ट्रंक रोड अभी के लिए कहां से कहां तक जाती है? तो देखो यहां पर ऐसे इंडिया है, और इस साइड में क्या है? इस साइड में बंगाल है ना, या सॉरी बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के चटगांव से लेकर ऐसे ऐसे इंडिया होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। ठीक है, यहाँ पर चटगांव है, सी बनाए दे रहा हूं मैं। तो बांग्लादेश के चटगांव से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है कौन? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक, अब ग्रांड ट्रंक जो रोड है इसका देखिए हिस्ट्री क्या है। मौर्य साम्राज्य में, जब हमारे यहाँ हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ पर मौर्य साम्राज्य आएगा। तो मौर्य साम्राज्य जो है उस टाइम पर ये जो जीटी रोड जो आज बोल रहे हैं, ये जो चटगांव से कहाँ तक है? काबुल तक है। तो चटगांव से काबुल तक पहले नहीं थी, पहले तो कम ही थी ये, और इसको बोला जाता था उत्तरापथ। उत्तरापथ क्यों बोला जाता था? कि भाई इंडिया का मैप लो तो दक्षिण ये हो गया, साउथ ये हो गया, और ऊपर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। तो उत्तर में एक मार्ग था, इसको उत्तरापथ बोलते थे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद देखिए क्या हुआ, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने इसको एक नाम दिया, मतलब शेरशाह सूरी ने ये जो उत्तरापथ था
इसी को क्या किया, रिनोवेट करवाया, आगे बढ़वाया, ठीक है, और उसको जो है पक्की रोड बनवाया। तो जो शेरशाह सूरी है, इसी उत्तरा पथ को रिनोवेट करा के और उसको आगे भी बढ़ा के उसका नाम क्या दिया, सड़के आजम, सड़क ए आजम, ठीक है। शेरशाह सूरी के बाद जो मुगल आए, ठीक है, हमारे यहाँ पर मुगल आए, जो है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, वो वाले मुगल। तो मुगल जब आए तो उनके टाइम पर भी ये जो सड़के आजम है इसको रिनोवेट वगैरह करवाया गया। और फाइनली जब मुगलों के बाद सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगी, तब उन्होंने ही इस सड़क ए आजम का नाम बदल कर क्या कर दिया, जीटी रोड कर दिया, ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। इसकी मरम्मत भी उन्होंने करवाई, ठीक है, तो जीटी रोड। तो ब्रिटिशों के टाइम पर भी मरम्मत करवाई गई। और ब्रिटिशों के टाइम पर भी कौन गवर्नर जनरल था भारत का, तो कौन गवर्नर जनरल था, ये रहे ऑकलैंड, ठीक है, सड़के आजम, ठीक है। उसके बाद देखिए एलन बरो, और एलन बरो 1842 से 1844, इनका टाइम पीरियड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैं बहुत जोर नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो एलन बरो ने क्या किया, दास प्रथा को खत्म किया, कब, 1843 में, 1843 में। एलन बरो, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी दास प्रथा थी, हालांकि दास प्रथा वैसी वाली नहीं थी हमारे यहाँ पर जैसे कि यूरोप में दास प्रथा होती थी, वैसी यूरोप यूरोप कह लें या यूँ कह लें कि यूरोप के लोग क्या करते थे, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका या पूरे अफ्रीका महाद्वीप से क्या करते थे, दासों को खरीदते थे और वो कहाँ पर बेच देते जाके थे, अमेरिकी महाद्वीप में बेच देते थे जाके। और अमेरिका कह लें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ पर कह लें, तो वहाँ पर दास प्रथा देखिए बहुत ज़्यादा बुरे रूप में प्रचलित थी। क्योंकि वहाँ पर जो दास प्रथा होती थी वो कैसा होता था कि अगर जो वहाँ पर एक मालिक ने दास को खरीदा तो फिर वो प्रॉपर्टी समझी जाती थी मालिक की। मतलब जैसे कि आज आप कोई जानवर खरीदते हैं, तो जानवर खरीदते हैं तो जानवर के या पशु के मालिक आप हैं, उसके बच्चों के भी मालिक आप हैं। वहां पर क्या होता था, अमेरिका में क्या होता था कि दास अगर जो आपने खरीदा तो दास के बच्चे, दास की बीवियां, वो सब मालिक की संपत्ति समझी जाती थी। तो हमारे यहाँ पर दास प्रथा जो है उतने बुरे रूप में उसका प्रचलन नहीं था हमारे यहाँ पर भी, लेकिन दास प्रथा तो थी ही, लेकिन उतनी बुरी नहीं थी। यहाँ पर वंशानुगत तौर पे घरेलू नौकरों के रूप में, और कॉफ़ी, चाय, नील की खेती वाले जो बगान हैं वहाँ पर दासों को लगाया जाता था। तो ये जो दास प्रथा हमारे यहाँ पर चलती थी उसको ख़त्म किसने किया, एलन बरो ने। एलन बरो याद कैसे करेंगे, तो एलन बरो है ना, एलन बरो, उबारो, उबारो। अब किसी को उबारा जाएगा तो किसको उबारा जाएगा, दासों को ही तो उबारा जाएगा, क्योंकि यही बहुत इनकी कंडीशन बहुत दयनीय है, तो इनको उबारो, उबारो, एलन बरो, दास प्रथा का खात्मा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, तो हार्डिंग, और उसके बाद हार्डिंग आया। और हार्डिंग कब से कब तक रहा ये ध्यान मत रखो आप। हार्डिंग ने नर बलि प्रथा को समाप्त किया, और ये खोंड जनजाति में चलती थी, खोंड या खोंड जनजाति में ये चलती थी नर बलि प्रथा। आज भी आप देखें, आज से कुछ साल पहले की घटना, या झारखंड के जो इलाके हैं, बस्तर का जो रीजन है, वहाँ पर क्या होता था, कहीं कहीं पर आज भी चोरी छुपे से नर बलि प्रथा चलती है। कैसे कि झारखंड की एक स्टोरी है कि वहाँ पर क्या होता था कि धान की रोपाई का जब मौसम आता था, मतलब धान वगैरह, पैडी है ना, धान या पैडी को जब लगाने का मौसम आता था, तब वहाँ पर एक ट्राइब रहती थी, वो क्या करती थी, जो भी उनको मिलता था, कोई बाहरी मिल जाता था तो और अच्छा है, वो उसको बलि देते थे। और उसके बाद में बलि दे के, मतलब मनुष्य के बलि दे के, उसके बाद जो है धान की रोपाई और फसल वगैरह वो करते थे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ बस्तर है, झारखंड है, तो अभी हालांकि ये ख़त्म हो गई है, लेकिन कभी कभार ये न्यूज आ जाती है। तो अभी जब ये आलम है, कभी कभार न्यूज आ जाती है, तो पहले का टाइम आप देख लो तो वहाँ पर इंडिया में नर बलि प्रथा जो है, मनुष्यों को मारा जाना, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। और इसको किसने बंद करवाया, हार्डिंग ने बंद करवाया 1844 से 1848 के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए डलहौजी, और डलहौजी जो है 1848 से 1856 तक रहा। और डलहौजी ये देखिए किसके लिए जाना जाता है, सबसे फेमस है ये राज्य हड़प नीति, या राज्य हड़प नीति को क्या बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत, या शांतिपूर्ण विलय की नीति, इंग्लिश में भी देख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या पॉलिसी ऑफ पीसफुल मर्जर, ठीक है। अब ये है क्या, तो राज्य की हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत, ये सिद्धांत आखिर क्या है। तो देखिए डलहौजी जो है क्या करता था कि अगर जो हमारे यहाँ पर जो राजे रजवाड़े थे, अगर जो उनके कोई खुद का बेटा नहीं होता था,
और तो डलहौजी के पहले क्या होता था कि अगर जो कोई भाई नवाब हैं, कोई राजा हैं, तो उनके अगर जो खुद का कोई बेटा नहीं है तो वो गोद ले लेते थे बेटा, उसको दत्तक पुत्र बोला जाता था, एडॉप्ट कर लेते थे। अब वो एडॉप्ट किया हुआ बेटा है, अगला राजा या नवाब वो बन जाता था। डलहौजी ने दिमाग लगाया, डलहौजी ने कहा कि भाई अब जो है कोई गोद नहीं लेगा, अगर जो किसी ने गोद लिया है किसी राजा ने, तो वो अगला राजा या नवाब नहीं बनेगा, अगर जो खुद का रियल का बेटा है तो वही नवाब या राजा बन सकता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके खुद का बेटा नहीं था, और ये डलहौजी ने दिमाग इसलिए लगाया कि वो वाले सारे राज्य हम हड़प लेंगे, क्योंकि हम ये कहेंगे कि अब तो तुम्हारे तो कोई रियल का बेटा है नहीं, और इस वजह से, और जो आपने गोद लिया है वो राजा या नवाब बन नहीं सकता, तो अब ये साम्राज्य किस में मिला लिया जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? राज्य हड़प नीति या व्यापकता का सिद्धांत। अब इस नीति के तहत डलहौजी ने देखिए क्या किया। सबसे पहले भाई सतारा को इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में पड़ता है 1848 में, उसको हड़प लिया। उसके बाद जैतपुर को, संभलपुर को, ये भी ट्रिक से मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ये जो लिखा है सतारा, पीसीएस में खासकर यूपी पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कहते हैं कि क्रम से लगाओ। क्रम से लगाने का मतलब वो ये 3-4 आपको नाम दे देंगे, सतारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, और फिर कहेंगे किसको पहले उसने छीना था, किसको बाद में छीना था। तो एक बार ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं हम लोग। तो सतारा है, जैतपुर है, संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर को कब? 1849 में। उदयपुर को कब? 1852 में। झांसी को कब? 1853 में। नागपुर को कब? 1854 में। अब एक बार देखते हैं, याद भी इसको कर लेते हैं। तो याद करते हैं, ये मैंने आपके लिए ट्रिक लिख दी है। तो सजय सब उधर झांसी नागपुर में, ठीक है। सजय सब मतलब सज रहे हैं सब लोग, उधर किधर? झांसी और नागपुर में। तो झांसी और नागपुर में सब लोग सज रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? सजय सब उधर झांसी और नागपुर में, बस ये लाइन, सजय सब उधर झांसी और नागपुर में। तो सा फॉर सतारा हो गया, सजय, जय फॉर जैतपुर हो गया, सजय सब संभलपुर हो गया, बा फॉर, ये वहां पर नहीं लिखा था लेकिन ये ध्यान रखना कि संभलपुर के बाद कौन था? बघाट। तो सजय सब, ठीक है, बघाट, उधर 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 उदय, उधर उदय, उधर उदय, ऐसे, तो उधर से उदयपुर, और फिर झांसी है, और फिर नागपुर है। तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। और आपको बस एक लाइन याद करनी है, सजय सब उधर झांसी नागपुर में, सज रहे हैं सब लोग उधर झांसी और नागपुर में, और आपको ये याद हो जाएगा। और उसके बाद देखिए फाइनली इसने क्या किया, अवध को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अवध को 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर जो है इन्होंने शामिल कर लिया। आउटरम ने एक रिपोर्ट तैयार की, आउटरम एक अंग्रेज था, और इसने रिपोर्ट तैयार की कि भाई अवध में शासन प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, और आउटरम की ही रिपोर्ट को आधार बना के कि अवध का शासन प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, और मतलब कुशासन चल रहा है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जा रहा है, इसी आउटरम की रिपोर्ट को आधार बनाकर अवध को या 1856 में क्या कर लिया गया, इसको साम्राज्य में मिला लिया गया, डलहौजी के द्वारा इसको हड़प लिया गया। अब 1856 में जो है अवध को, जब अवध का मतलब क्या है, लखनऊ वाला जो रीजन है, और अवध के उस टाइम पर जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, और इस अवध को जब हड़पा गया, इसी के बाद हम देखेंगे 1856 के बाद जब 1857 का विद्रोह होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा जो सैनिक होंगे वो कहाँ के होंगे? अवध के होंगे। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक तो ठीक है, तुम ऐसे वैसे करके आरोप लगा के या दूसरे तरीके से हड़प ले रहे थे, अवध में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वाजिद अली शाह जो थे, जो अवध के नवाब थे, लखनऊ वाला जो रीजन है वहाँ के जो नवाब थे, उनको जनता बहुत पसंद करती थी, और जब उनको अवध से निकाला जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो जनता उनके पीछे पीछे जा रही थी गीत गाते हुए, इतने दुखी थे लोग। तो और उस वहीं पर आपने ये कहा कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि आप जो है कुछ ना कुछ करके बस आप उसको हड़पना चाहते हो। जब सबके मन में ये बात बैठ गई कि भाई ये अंग्रेज कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और इनका मेन जो एम है वो क्या है, सारे राज्यों को हड़प लेना, अपने में मिला लेना, और इसी वजह से 1857 में जब विद्रोह होगा तो अवध के जो सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवध 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर छीना गया। आउटरम को भी याद रखना, इनकी रिपोर्ट को आधार बनाया गया था, और अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह।
रेलवे का जनक कौन है भाई? रेलवे का जनक भी कौन है? डलहौजी। डलहौजी के ही टाइम पर पहली रेलवे चली है भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है, मुंबई टू ठाणे, तो इसके बीच में पहली जो है रेल चलाई गई, इसका मतलब डलहौजी। और डाकघर अधिनियम, डाकघर अधिनियम 1854, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, ये एक कानून बनाया गया। इसका मतलब डाक टिकट का प्रचलन, जो आप लोग, अब तो भले ही ये लोग ना जाते हो लेकिन लोग जानते होंगे कि जब पोस्ट ऑफिस जाते हो, डाकघर जाते हो और कहीं पर चिट्ठी भेजनी होती है तो उस पर डाक टिकट लगाया जाता है, तभी तो चिट्ठी ऑथेंटिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो डाक टिकट का प्रचलन किसके टाइम पर हुआ था? डलहौजी के टाइम पर, और ये कानून बना, ठीक है। विद्युत तार सेवा, और विद्युत तार सेवा देखिए इसमें क्या है, तो विद्युत तार सेवा 1854, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस 1854, कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली जो इलेक्ट्रिक जो है लाइन बिछाई गई थी। और इसमें होता क्या था विद्युत तार सेवा में, अभी तो खैर फ़ोन वोन चल गए हैं, लेकिन फ़ोन वोन चलने के पहले क्या होता था कि यहाँ जैसे एक मशीन रखी होती थी और इसमें कुछ कोड टाइप किया जाता था, ठीक है, जैसे कि ये इधर मशीन रखी है, एक ये मशीन है, और दूसरे साइड में बहुत दूर, जैसे कलकत्ता से आगरा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये कलकत्ता है और ये आगरा है, के मैंने बना दिया है कलकत्ता के लिए, ठीक है, आगरा। तो यहाँ पर एक मशीन रखी होती थी, ये समझ लीजिए कि मशीन में एक कोड टाइप करोगे, जैसे पॉइंट है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और पॉइंट का मतलब ए है, जैसे 2 पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट का मतलब समझ लीजिए कि 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट हो और एक डैश हो, तो एग्जाम्पल के लिए 2A है, पॉइंट पॉइंट का मतलब ए और डैश का मतलब बी, मतलब ऐसे कोड थे। तो यहाँ पर टाइप किया जाता था कोड कि एक ऐसे पॉइंट फिर कॉमा लगा के पॉइंट पॉइंट डैश, तो उधर जब यही वाला कोड रिसीव हो जाता था तो वो समझ जाता था कि ए लिखा है, ए बी लिखा है। तो ऐसे जो है इस फॉर्म में, कोड के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजा जाता था। और इस कोड के जनक कौन है? इसको मोर्स कोड कहते हैं। कौन सा कोड? मोर्स कोड। तो ये टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, ठीक है, और विद्युत तार सेवा का प्रचलन हुआ। और लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आपने अभी भी देखा होगा कि जैसे हाईवे बनाए जाते हैं या पब्लिक के लिए बस अड्डे बनाए जाते हैं, रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, तो वहाँ पर एक ऐसे जो ईंटें या पत्थर लगाए जाते होंगे, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ होता होगा PWD, है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट है, मतलब जनता के लिए, पब्लिक के लिए जो है, जो चीज़ें बनाई जानी चाहिए, रोड, सड़क, हाईवे, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। और वो डिपार्टमेंट किसने बनाया? डलहौजी ने बनाया। उसके बाद देखिए वुड डिस्पैच 1854 में आया। वुड डिस्पैच क्या है ये 1854 में? तो भारत में शिक्षा के लिए, है ना, शिक्षा या एजुकेशन जो है कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया। और कमीशन बनाया गया 1854 में। और उसके देखिए उसके जो हेड थे चार्ल्स वुड। कौन थे? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, इस वजह से उस कमीशन का नाम पड़ा वुड कमीशन। या और उन्होंने जो रिपोर्ट दी अपनी, उसको बोला जाता है वुड डिस्पैच। और ये रिपोर्ट उन्होंने कब दी? 1854 में दी। और इस रिपोर्ट में देखिए उन्होंने क्या कहा। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई जो प्राथमिक स्तर पर इंडिया में जो शिक्षा दी जानी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जानी चाहिए, वो किस भाषा में दी जानी चाहिए? वो हिंदी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और इन्होंने कहा दूसरी बात, जो प्राथमिक जो उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, वो किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो वो दी जानी चाहिए इंग्लिश भाषा में। ये किसने कहा था? वुड डिस्पैच 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। तो उसने कहा था प्राथमिक शिक्षा इंडिया में हिंदी में दो, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दो। और साथ साथ एक बात इन्होंने और कही थी, क्या? कि लंदन की तर्ज पर 3 यूनिवर्सिटी यहां पर बननी चाहिए। लंदन की तर्ज पर 3 यूनिवर्सिटी यहां पर बननी चाहिए। और 3 यूनिवर्सिटी वो बोला तो उन्होंने 1854 में, लेकिन वो तीनों यूनिवर्सिटी बनी कब? तो बनी 1857 में। और 1857 में ये तीनों यूनिवर्सिटी बन जाती हैं। एक को बोलेंगे हम कैलकाटा, है ना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये हो गई कलकत्ता यूनिवर्सिटी। दूसरी कौन है? दूसरी मद्रास यूनिवर्सिटी। और तीसरी यूनिवर्सिटी कौन सी हो गई? तीसरी यूनिवर्सिटी हो गई कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया और बॉम्बे। तो ये 3 यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है। ये किसकी रिकमेंडेशन पर? वुड डिस्पैच की जो है रिकमेंडेशन पर आई। तो हमने देखिए यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लिया है। और
ये वाला टॉपिक उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें यहाँ पर कवर की हैं। और आप लोग जो है ये जो वॉइस राय गवर्नर, ये जो वीडियोज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हिसाब से पूरी हिस्ट्री का हम लोग ओवरव्यू इसमें कर रहे हैं। और आप लोग इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जो इस पर टैग लाइन पड़ी है कि भाई आरआरबी, एनटीपीसी है, एसएससी है, सिर्फ उसके लिए नहीं, यहाँ तक कि आप स्टेट पीसीएस तक के लिए भी एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।